डॉक्टर शबीर भट्टी साहब ये साउथ ईस्ट लंदन की जमात के सदर हैं। हाँ जी। और इनका रिश्ता को बताएं, इनके साथ क्या रिश्ता है नासिर भट्टी साहब के साथ? ये डॉक्टर अपने जो है काजी अब्दुल साहब के नवासे लगे। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा। चलें जी। और हज़रत काजी ज़ियाउद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला की कि पढ़ नवासे और पढ़ पोते हैं। एक और पढ़ मेरे ख्याल 2-3 पढ़ जितने डाल दें अब क्या पढ़ें। इसलिए मैं जितने मर्जी डाल दें, पंजाबी में कहते हैं पढ़ पे तो रिश्ता गया। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। मैंने सवाल करना था कुछ अद्वियात के असरात के बारे में। ठीक है। कुछ ऐसी अद्वियात हैं हमारे एलोपैथिक में जिनका असर इंसान के जहन पर इस किस्म का होता है कि उनके जहनी तवाज़ुन पर असर पड़ता है अगर वो इसको गैर मारूफ इस्तेमाल किया जाए। और ख़ुसूसन एनेस्थेटिक्स में देखा जाता है कि जब होश में इंसान आ रहा होता है कि तो वो बहक सा जाता है कुछ अरसे के लिए, और जो बंदिशें होती हैं उसके ऊपर वो खुल जाती हैं। तो मैं ये सोचना चाहता था कि ये आर्जी है या जारी रहने वाला असर है? आर्जी। आर्जी, थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ठीक है। और मैं सोच रहा था कि अगर होम्योपैथिक नुक्ता निगाह से रूहानी बीमारी, कुछ रूहानी बीमारियों का इलाज इन दुनियावी अद्वियात से, मादी अद्वियात से किया जा सकता है, मतलब जिन लोगों की वैसे आज़ाद ख़यालात हों और बंदिशें हों। होम्योपैथी में तो कसरत से ऐसी दवाएं हैं पहले इस्तेमाल हो रही हैं जिनका रूहानी, अच्छा रूहानी नहीं है मजमून। रूहानी इन मानों में है कि होम्योपैथिक सिर्फ इस सूरत में काम कर सकती है कि कोई रूह हो। अगर रूह ना हो तो होम्योपैथिक काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि जिस डाइल्यूशन में होम्योपैथिक दी जाती है, जितना उसको हल्का करके दिया जाता है, उसमें इतने वो मादा कम होते होते इस तरह गायब हो जाता है कि गायब होने के बाद जो उसको मज़ीद हल्का किया जाता है वो आम इंसान का तस्वुर उस तक पहुंच ही नहीं सकता। बल्कि मैथमेटिशियन भी स्टैगर कर जाएगा, वो सोच ही नहीं सकता कि कोई चीज़ ऐसी दुनिया में है। जो बहुत बड़ी फिगर्स ये पेश करते हैं साइंसदान, मसलन डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो थियरी है यूनिफिकेशन की, उसमें उसी दौरान उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया हायर मैथमेटिक्स के ज़रिए कि प्रोटॉन की भी एक उम्र है। पहले इससे एटम के मुतालिक तो साबित हो चुका है, पहले इसको भी इंडिस्ट्रक्टिबल कहा करते थे, लेकिन बाद में अब तो एटम तबाह होता लोगों ने देख लिया, न्यूक्लियर फ्यूजन हुए सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद प्रोटॉन कहते हैं नहीं तबाह हो सकता। प्रोटॉन हमेशा रहने वाली एक चीज़ है। ये तस्वुर भी अब टूट गया है बिल्कुल। अब हायर मैथमेटिशियंस जो एडवांस मैथमेटिक्स के ज़रिए कैलकुलेशंस करते हैं, उन्होंने अपने अपने रंग में कैलकुलेशंस की। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने जो कैलकुलेशन की वो गालबन 10⁻³ है कि इसकी उम्र प्रोटॉन की 10 और क्या कहते हैं उसको ⁻⁴ को उर्दू में मुरब्बा या कुछ नहीं, कुछ बहरहाल उसकी ताकत ये है। उसका नाम कुछ भी हो, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर 10 के ऊपर आप 33 लिख दें तो 10 के दाईं तरफ, 1 के दाईं तरफ 33 जीरो लगाने होंगे। 1 के दाईं तरफ अगर 33 जीरो लग जाएं तो जब से दुनिया बनी है, यानी बिग बैंग ये शुमार करते हैं ना, जिससे तकरीबन 18 से 20 बिलियन साल हो चुके हैं, उस अरसे में और आगे बढ़ेगा कुछ अरसा, काफ़ी आगे बढ़ेगा, तब जाकर वो टूट सकता है, यानी ख़त्म हो सकता है प्रोटॉन, यानी उसकी तभी उम्र इससे ज़्यादा नहीं। तो 33 जीरो से कितनी लंबी फिगर बन गई है।
रेज टू द पावर 33। और होम्योपैथिक में जब आप 30 पोटेंसी, जो बिल्कुल मामूली पोटेंसी है, वो किसी को देते हैं तो पता है वो कितनी हल्की होती है? एक लिखकर 30 जीरो नहीं बल्कि 60 जीरो लगाएं, और हर जीरो इतना ज्यादा बढ़ा देता है उस पहली रकम को कि आप समझते हैं सिर्फ 10 का इजाफा हुआ है। हर जीरो हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा कर देता है। मसलन 1 बिलियन अगर हो, कोई जीरो लग कर 1 बिलियन हो, उसके ऊपर एक पोटेंसी उसकी ज़्यादा बढ़ा दें, यानी 1 जीरो बढ़ा दें, तो उसका मतलब ये है कि ये बिलियन 1 बिलियन दफ़ा आगे पीछे खड़ा हो जाए तो फिर वो शक्ल रकम बनेगी। तो हर जीरो जो बढ़ता है अपनी पहली सारी जो रकम है उसको उस सारी रकम से मल्टीप्लाई कर देता है। 1 बिलियन की बजाय 20 बिलियन की बजाय 20 बिलियन दफा 20 बिलियन आगे पीछे खड़े हो जाएं तो एक पोटेंसी बढ़ती है। और 30 पोटेंसी जिसको कहते हैं, इसके मुताबिक मुत्तफक अलैह फैसला है साइंसदानों का कि सारी यूनिवर्स में इतने एटम नहीं है जितनी पोटेंसी सारी यूनिवर्स में। और 200 पोटेंसी रोजमर्रा खेलते फिरते हैं लोग इससे, और 1 लाख पोटेंसी, उसका मतलब है 2 लाख जीरो लगा दो, कोई तस्वुर इंसान का पहुंच सकता ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन 1 लाख पोटेंसी को जिस्म मालूम करता है और ऐसा कतई जवाब देता है कि आदमी हैरान रह जाता है। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि रूह के बगैर मुमकिन ही नहीं है, ये नामुमकिन है कि रूह के बगैर कोई पैगाम मिल सके। और दूसरा, जितना भी इंसानी निज़ाम है उस पर मेरा नज़रिया ये है कि ब्रेन कंप्यूटर है और ऑपरेटर रूह है। इसलिए ब्रेन को जब वो ऑपरेट करेगी तो उस वक्त जो चाहेगी वो नतीजा जिस्म निकालेगा उसकी गुलामी में। तो रूह को पैगाम मिले बगैर जिस्म अपनी ज़ात में इस पैगाम को महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई मादा नहीं है। मादा होने के इम्कानात को इस तरह ख़त्म किया गया है कि इंसानी ज़हन आगे आरी हो जाता है सोचने से कि क्या चीज़ है। समझ गए? अब ऐसी हालत में इतना यकीनी काम करना कि डॉक्टर जिसको कहें कि ये कैंसर का मरीज़ नाकाबिल इलाज है और सूज जाए गुठली से, मुंह इतना बड़ा हो जाए, और एक खुराक उसको मैं लाख की दिलवाऊं और हफ्ते के अंदर अस्पताल से वापस आके वो गुठली गायब होनी शुरू हो जाए, 1 महीने में सब गायब हो जाए। ये क्या हुआ वाकया? और दोबारा हो, दोबारा फिर यही हो जाए। और ऐसे और मरीज़ भी हों, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। लोग कहते हैं इंसानों पर शायद नफ्सियाती असर हो, तो वो 1 लाख पोटेंसी खा के नफ्सियाती असर होने जिसमें है ही कुछ नहीं। और अगर गलत पोटेंसी दे दोगे तो नहीं होगा असर, बल्कि नुकसान भी हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें। इसके अलावा रूह की मौजूदगी का एक ऐसा कतई सबूत और मिला है कि जो कोई माकूल साइंसदान उसको झुठला सकता ही नहीं। वो है कि इंसान जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, वो स्पिन कर रहे होते हैं या दाईं तरफ या बाईं तरफ, और जो दाईं तरफ स्पिन कर रहे हैं या बाईं तरफ स्पिन कर रहे हैं, केमिकल एक है, उसके केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी फर्क नहीं। समझे? जर्रा भी फर्क नहीं। कोई साइंस की लेबोरेटरी उनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए ये नहीं मालूम कर सकती कि इसके अंदर एटम यूं घूम रहा है या यूं घूम रहा है, या मॉलिक्यूल इस तरफ घूम रहा है या उस तरफ घूम रहा है। लेकिन अदना हालत में जिंदगी उसको पहचान लेती है, इतनी अदना हालत में कि उसका दिमाग भी नहीं मिला। चुनाचे
ये उस शऊर का आगाज है जिसने रूह बनानी है, मैं ये बता रहा हूं आपको। इसकी सबसे अदना मिसाल मोल्ड की है, काई जिसको कहते हैं। अब काई के अंदर नर्वस सिस्टम भी कोई दिखाई मालूम नहीं हुआ साइंसदानों को, कोई उसका दिमाग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले पास्टर ने आज से 150 साल पहले पेरिस में एक तजर्बे में ये बात दरियाफ्त की, तो हक्का पक्का रहेगा कि क्या वाक़या हो गया। 150 साल हो गए, आज तक साइंसदानों को नहीं पता कि कैसे हुआ है, मानते हैं कि होता है। एक एसिड का महलूल, क्रिस्टल्स थे, एक एसिड के क्रिस्टल्स, जिसमें उसने पोलराइजेशन का फ़र्क देखा। क्रिस्टल में से अगर रोशनी गुजारी जाए तो लाइट को पोलराइज कर देता है, या वो दाईं तरफ मुड़ती है या बाईं तरफ मुड़ती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उसने ये देखा कि उसने उनको अलग अलग किया और उनके महलूल बनाए। एक महलूल में ऐसे क्रिस्टल थे जो दाईं तरफ रोशनी को घुमाते थे, एक में थे बाईं तरफ घुमाते थे, लेकिन एक महलूल में बराबर थे। इसलिए उस महलूल से जब वो रोशनी गुजारता था तो पोलराइज नहीं करती थी लाइट, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नेगेट कर देते थे। क्रिस्टल दोनों जो बराबर थे, तो एक ही चीज, एक ही केमिकल, उसके क्रिस्टल्स चूंकि बराबर मौजूद थे इसलिए वो लाइट पोलराइज नहीं होती थी। लाइट गुजरे तो वो पहचानने के साइंसदान आसानी से समझ सकते। इतना आप याद रखें कि वो रोशनी एक तरफ मुड़ जाएगी सीधी गुजरने की बजाय, या दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो अगर किसी तरफ ना गुजरे तो इसका मतलब यह है कि अंदर कोई चीज भी ऐसी नहीं जो लाइट को दाईं तरफ या बाईं तरफ फेंक सके। ठीक है, वो एक दफा ऐसा महलूल बनाकर उसको छोड़ के भूल गया कुछ अरसे के लिए। एक दिन जाके देखा तो मोल्ड से वो भरा हुआ था, काई उग गई थी उसके ऊपर। अब वो पास्टर बहुत चोटी का साइंसदान गुजरा है इस दौर के, जो अजीम साइंसदानों में से अजीम तरीन साइंसदानों में है। वो एक बड़ा रोशन दिमाग और हर चीज का जायजा लेता था। तो उसने बजाय इसके कि हम होते तो उठा के फेंक देते कि जाओ इसको मांजो, साफ करो, उसने उसको अलग किया और महलूल में से उसने रोशनी गुजारी फिर तो हैरान रह गया कि रोशनी एक तरफ मुड़ गई है। उसने कहा इसमें तो दोनों किस्म के बराबर थे, रोशनी मुड़ ही नहीं सकती, और महलूल कुछ कम हुआ था, फंगस जो हुई है उसके ऊपर। उसने जब जायजा लिया तो पता चला कि फंगस जो राइट स्पिनिंग थे सबको खा गई है। उस तेजाब के जो दाईं तरफ मॉलिक्यूल घूम रहे थे उन सबको चट कर गई है, एक भी बाईं तरफ वाला नहीं उसने लिया। आज तक साइंसदान यह मसला नहीं हल कर सकते। मोस्ट बैफलिंग थिंग्स, इसको कहते हैं साइडेडनेस। अब इंसान का हाल सुन लें। अब रोज खाते हैं ऑरेंज भी, और रोज मतलब है कि रोजमर्रा, और लेमन भी। कभी आप लेमन खाते वक्त आपको खतरा ख्याल हुआ कि शायद ऑरेंज खा रहा हूं? क्यों जी, क्यों नहीं? ये खुशबू साफ पहचानी जाती है, नुमाया फर्क है ऑरेंज और लेमन की खुशबू। और दोनों के अंदर जो खुशबू बनाने वाली चीज है वो एक केमिकल लेमोनिन, एक ही है, उसका केमिकल फार्मूला एग्जैक्टली हर चीज वही है। तो जब ये दरियाफ्त हुई कि ये चीजें घूम रही और इंसान जिंदगी को पता लग जाता है, तो उन्होंने जब जायजा लिया तो जो जितने भी मॉलिक्यूल लेमोनिन के लेमन में पाए जाते थे वो अगर बाईं तरफ घूम रहे थे तो ऑरेंज में जितने पाए जाते थे वो दाईं तरफ घूम रहे थे। अब
पहली बात, ऑरेंजनेस के जो खलिए हैं, जो उसका मादा जड़ें, उन्होंने सिलेक्ट कैसे किए? कुदरत में दोनों मौजूद हैं, लेमोनिन बनाने वाली चीज़ें दोनों मौजूद हैं, यानी लेमोनिन दोनों ने बनाई, आखिर अंदर बनाई या चूसी नीचे से, जो भी शुगल थी, लेमोनिन फ्री अवेलेबल, हर जगह मौजूद, जिससे वो जहाँ भी आप लेमन का पौधा लगाएं दुनिया में, वहाँ वो लेमन ही बनता है, इसलिए लेमोनिन उनके सिस्टम में मौजूद है। लेकिन ये क्या वजह है कि ऑरेंज हमेशा, अगर राइट साइडेड मॉलिक्यूल वाली लेमोनिन बनाता है तो लेमन हमेशा लेफ्ट साइड बनाता है। लेकिन उससे बढ़कर ये कि इंसानी नाक को पता कैसे लग जाता है कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड। इंसानी नाक के अंदर जो खलिए हैं, जिनको ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स कहते हैं, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स में कोई चीज़ ऐसी दरियाफ्त नहीं हो सकी कि वो साइडेडनेस को पहचान सके। रोज़मर्रा हम खाना खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लेमन और ऑरेंज के मुतालिक इंसान के ग्लैंड्स साफ पहचान लेते हैं कि ये राइट तरफ घूम रहा है, ये लेफ्ट तरफ घूम रहा है। और साइंसदान अपनी मोस्ट मॉडर्न लेबॉरेटरीज में ये मालूम नहीं कर सकते कि राइट तरफ घूम रहे हैं। वो एक्स्ट्रा फाइन, मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न लेबॉरेटरीज में उसके स्पिन का पता लगाया जाता है। अब बताएं डॉक्टर साहब, कोई रूह है कि नहीं? है जी, ठीक। वो क्या चीज़ है जिसने उसका पता किया है इतनी गहराई में? जिनको पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूं, वो उनको अभी तक नहीं इसका अंदाजा कि कितनी हैरत अंगेज बात है। केमिकल एक है, पानी है, पानी है, H2O। वो पहाड़ से लें आप या कुएं से निकालें, एक ही चीज है। अगर एक पानी से आपको एलर्जी हो जाए और केमिकली कोई भी फर्क ना हो, 100% प्योर वाटर जिसको आपने स्टेरलाइज किया हो हर चीज से, वो पानी हर दफा पहचाना जाए कि ये पानी फलां जगह का, ये फलां जगह का है, और फर्क सिर्फ ये हो कि एक में मॉलिक्यूल दाईं तरफ घूम रहे हैं और एक में बाईं तरफ घूम रहे हैं। और ये इतना बारीक लेवल है कि इंसानी निज़ाम इक्विप्ड ही नहीं है इसके लिए, उसको मालूम करने के लिए। मगर मोल्ड कर सकती है मालूम, और पिक करती है खुराक अपनी कि मैंने राइट साइडेड खाने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अनबिलीवेबल हैं। इसमें और बहुत दिलचस्प बातें हैं, मगर इस वक्त मैं बाकी बातें ख़त्म करना चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है। फिर आपको सोचने के लिए मैंने मौका दे दिया है कि इंसान उतना क्रूड नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यानी जो साइंस ने इसको मालूम किया कि ये इसका डिफेंसिव सिस्टम है, ये फलां सिस्टम है, इसका ब्लड की सर्कुलेशन, दिस एंड दैट, उनके रिएक्शंस, ये चीज़ें उससे बहुत बाहर की चीज़ें हैं। कोई इंसान का असाबी निज़ाम, दिमागी निज़ाम, खून का निज़ाम, सांस का निज़ाम वगैरह वगैरह एटम की, मॉलिक्यूल की स्पिन तक नहीं पहुंच सकता, मगर पहुंचता। ठीक है, जी, जी। आपका हो गया सवाल?